विटामिन्स। फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विटामिन्स का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आप लोग हमारे फूड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री चैप्टर्स देख सकते हैं। उसमें ही आपको विटामिन का पहला पार्ट भी मिल जाएगा और भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड, सबसे पहले इसी विटामिन की खोज हुई। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतरकोशीय पदार्थ यानी कि इंटरसेलुलर सब्सटेंस के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। ओके, ये काम किसका है? विटामिन सी का। संभवतः यह विटामिन इन पदार्थों के संश्लेषण से संबंधित प्रतिक्रियाओं के एंजाइमों का सह एंजाइम होता है, यानी कि कोएंजाइम होता है। लौह मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करके यह लाल रुधिराणुओं के निर्माण में भी सहायता करता है। ठीक है, आरबीसी में भी यह हेल्प करता है। पुरातन काल से यानी कि पुराने समय से जल यात्रियों के स्कर्वी रोग से इस विटामिन का संबंध ज्ञात है। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन से रिलेटेड है? विटामिन सी से या एस्कॉर्बिक एसिड से। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कहते हैं कि वास्को डी गामा 180 साथियों के साथ समुद्री मार्ग से जब सन 1948 में भारत की खोज में निकले थे, तो भारतीय तट पर पहुंचने से पहले ही उनके 100 साथी इस रोग का शिकार हो चुके थे, यानी कि स्कर्वी रोग का शिकार हो चुके थे वास्को डी गामा के साथी। ओके, स्कर्वी रोग में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के ना भरने का होता है। इसमें क्या होता है? जो घाव आपको लग जाएंगे वह जल्दी नहीं भरते हैं। कोलेजन तंतुओं एवं अंतरकोशीय पदार्थों की कमी से घावों को भरने में महीनों लग जाते हैं। इस रोग के दूसरे प्रभाव से हड्डी एवं दांतों की वृद्धि भी रुक जाती है। इससे हड्डियों कमजोर हो जाती हैं और टूटी हड्डी का जुड़ना भी कठिन हो जाता है। तीसरे प्रभाव में रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया हो जाती है और रुधिर कोशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलरीज की दीवार के छीड़ हो जाने में ये फटने भी लगती है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रतिरक्षा क्षमता यानी कि इम्यूनिटी और जनन क्षमता कम हो जाती है। पेशियां फटने लगती हैं, मसूड़े फूलने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, खून की कमी होने लगती है, मल के साथ खून जाने लगता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है और तीव्र ज्वर भी हो जाता है, यानी कि तेज बुखार भी हो जाता है। विटामिन की कमी पूरी करके स्कर्वी रोग से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि विटामिन सी आप लोग या एस्कॉर्बिक एसिड जितना भी कंज्यूम करेंगे तो स्कर्वी रोग से आप जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। यह नींबू, संतरे, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्च तथा अन्य हरी सब्जियों तथा आलू और अनेक फलों में मिलता है। ठीक है, इन नींबू, संतरे आदि इन सब चीज़ों में मिलता है। अतः स्कर्वी रोग ऐसे व्यक्तियों को होता है जो केवल दूध, मांस, अंडे और अनाज पर निर्वाह करते हैं। ठीक है, जो किसी भी तरीके से विटामिन सी को अपने फूड में नहीं लेते हैं, ज़्यादातर स्कर्वी रोग उन्हीं लोगों को होता है। ओके, नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन। पहला था वाटर सॉल्युबल विटामिन जो कि जल में घुलनशील पदार्थ के बारे में, और ये वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। दो पार्ट में हम लोगों ने, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था हम लोगों ने विटामिन को। पहला वाटर सॉल्युबल, सेकंड फैट सॉल्युबल। आइए हम लोग फैट सॉल्युबल के बारे में पढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, विटामिन ए या रेटिनॉल। यह शाकाहारी भोजन में नहीं होता है, अर्थात पादप से यह नहीं बनता है। ठीक है, यह किसी भी हरी सब्जी वगैरह में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, स्वयं जंतु शरीर में ही मुख्यतः यकृत एवं आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में गाजर व अन्य पीली और गहरी हरी सब्जियों से प्राप्त कैरोटीन रंगाओं यानी कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स से इसका संश्लेषण होता है। ठीक है, यकृत में इसका काफ़ी मात्रा संचित भी रहती है। ठीक है, हम इसे दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल का प्रमुख कार्य दृष्टि रंगाओं यानी कि विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेना होता है। दूसरे, यह शरीर कोशिकाओं, विशेषतः एपिथेलिमी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट, उपापचय आदि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। अगर ऑप्शन में आएगा कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, तो आंसर होगा इसका विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल से होता है। ठीक है, तथा त्वचा, कॉर्निया आदि में कोशिकाएं सूखने लग जाती हैं और जो कैरेटिनाइजेशन, ठीक है, हो जाता है। कॉर्निया के शल्की भवन, जो कॉर्निया की जो शल्की भवन की क्रीजोफ्लेथेमिया रोग यानी कि जो जीरोफ्लेथेमिया, ड्राई आइज
इसी को कहते हैं। ठीक है, इस विटामिन की कमी से शिशुओं में वृद्धि रुक जाती है, ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती हैं, नर सदस्यों में जनन क्षमता कम हो जाती है और मुर्दों में पथरी पड़ जाती है। ठीक है, कमजोर एपिथेलियम स्तरों पर जीवाणु आदि का संक्रमण हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन विटामिन हम लोग विटामिन ए को या रेटिनॉल को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी, इससे पहले हमने पढ़ा था विटामिन ए, ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने जो भी विटामिन पढ़े थे वह सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन थे। अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से थे, तो आप वो सारे विटामिन के नाम एक जगह लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, जैसे कि रेटिनॉल, फिर अब ये कैल्सीफेरॉल, आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको इसकी टेबल भी दिखा दूंगा ताकि आप लोग और इजीली याद कर पाएँ और अपने आप बाकी साथ में इसको नोट डाउन करते चलिएगा, समझते चलिएगा। विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल, जंतुओं में दो सक्रिय डी विटामिन होते हैं, पहला कॉलीकैल्सीफेरॉल तथा दूसरा आर्गोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, कॉलीकैल्सीफेरॉल का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ से करते हैं। ठीक है, यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है। ठीक है, इसलिए इसे धूप का विटामिन यानी कि सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। जो धूप से हम लोग विटामिन लेते हैं वह विटामिन डी होता है यानी कि कैल्सीफेरॉल होता है। कहते हैं मक्खन, जिगर, गुर्दों, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में भी यह मिल सकता है। आर्गो कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं करती हैं। डी विटामिन आहार नाल में भोजन से फास्फोरस तथा कैल्शियम के अवशोषण और अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, अतः ये दांतों एवं हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी कि रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां छीड़, लचीली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में भी इसकी कमी से हड्डियां छीड़ और लचीली हो जाती हैं। इस दशा को ऑस्टिमेलेशिया कहते हैं। ठीक है, ऑस्टिमेलेशिया किसको कहते हैं, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी आपकी हो जाती हैं। और रिकेट्स कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज टोकोफेरॉल या विटामिन ई समूह। टोकोफेरॉल और विटामिन ई ग्रुप, इस समूह में 3 विटामिन ज्ञात होते हैं। मनुष्य को इनके वास्तविक महत्व का ज्ञान नहीं है, परंतु संभवतः यह कोशिका को ऑक्सीजन गैस के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के कुछ एंजाइमों के सह एंजाइम होते हैं यानी कि कोएंजाइम होते हैं। चूहों, खरगोश, मुर्गों आदि में ये जनन क्षमता के लिए आवश्यक सिद्ध हुए हैं, अतः इन्हें बांझपन रोधी यानी कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा गया है। संभवतः यह जटिल कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसाओं के मेटाबॉलिज्म में भी भाग लेते हैं। ये तेल, गेहूं, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में मिलते हैं। संभवतः इनकी कमी से जननांग तथा कंकाल पेशियां कमजोर हो जाती हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा कि एंटी स्टेरिलिटी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, टोकोफेरॉल। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा। अगला है नेप्थोक्विनोन या विटामिन के। नेप्थोक्विनोन और विटामिन के यह जिगर के प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, अतः यह चोट पर रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसे इसलिए रक्त स्त्राव रोधी पदार्थ यानी कि एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर किस में होता है, विटामिन के की वजह से होता है। हरी पत्तियों, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडों की जर्दी तथा पनीर में यह काफ़ी होता है। आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रक्त बह जाने का डर इसमें बना रहता है। ठीक है, ये विटामिन के में एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें आप ऑपरेशन इजीली नहीं कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए विटामिनों की तालिका यानी कि टेबल्स ऑफ विटामिन। अब तक हमने जो जो विटामिन पढ़े थे, एक जगह टेबल बनाई है मैंने उसकी, आप इसको ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B5 निकोटिक अम्ल यानी कि निकोटिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B3 पैंटोथिनिक अम्ल,
विटामिन एच, बायोटिन, विटामिन फॉलिक अम्ल समूह, ठीक है। नेक्स्ट B12, साइनोकोबिलोमाइन एंड विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। यह सारी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B1 का जो स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, गेहूं आदि। इसके कार्य की पर प्रभाव होता है कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा उपापचयी प्रतिक्रियाओं के सह एंजाइमों का घटक होता है, ठीक है। और इसकी कमी का प्रभाव क्या होता है, बेरी रोग। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के स्रोत क्या है, पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी सब्जियां, दूध आदि। इसकी कार्यकी पर प्रभाव क्या होता है, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD तथा FNM का घटक होता है। ये हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस भी किया था। और इसकी कमी का प्रभाव किलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट B5 यानी कि PP, पेंटोथेनिक निकोटिक अम्ल, ठीक है। निकोटिक अम्ल में यीस्ट, मांस, जिगर, मछली, अंडे, दूध ये इसके स्रोत होते हैं। इसका प्रभाव कार्यकी का क्या होता है, उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक होता है। ये आप नोट डाउन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। FAD FNM किसका था, विटामिन B2 का था। और NAD NADP किसका है, विटामिन B5 यानी कि निकोटिनिक अम्ल का है, ठीक है। इसका जो कमी का प्रभाव होता है वो क्या होता है, पेलेग्रा जो रोग होता है वो। नेक्स्ट विटामिन B6 यानी कि पायरोडॉक्सिन। इसके स्रोत क्या हैं, इसके सोर्स क्या है पाने की, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर आदि। इसकी कार्यकी पर प्रभाव, इसका जो अमीनो अम्ल उपापचय में सह एंजाइम होते हैं इसके, ठीक है। और इसके जो कमी का प्रभाव है वह क्या है, रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन आदि। अगला है B3 यानी कि पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल के स्रोत क्या है, अंडे, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि। इसकी कार्यकी का प्रभाव क्या है, कैटाबॉलिज्म के कोएंजाइम A का घटक होता है ये। और इसकी कमी का प्रभाव चर्म रोग, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, जनन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन H या बायोटिन। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि इसके सोर्स हैं। इसकी कार्यकी पर प्रभाव वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थ संश्लेषण प्रतिक्रियाओं में सहएंजाइम होते हैं इसके, ठीक है। और चर्म रोग, बालों का झड़ना इसकी कमी के प्रभाव है। फॉलिक एसिड ग्रुप यानी कि फॉलिक अम्ल समूह, इसके सोर्स हैं हरी पत्तियां, सोयाबीन, यीस्ट, गुर्दे, फलियां आदि। इसके कार्यकी पर प्रभाव वृद्धि रुधिराओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। इसकी कमी का प्रभाव रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि आदि। अगला है विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबिलोमाइन। मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया ये सब क्या होते हैं, इसके सोर्स हैं। अब कार्यकी पर प्रभाव इसका क्या होता है, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण आदि इसके कार्यकी का प्रभाव होता है। और इसकी कमी होती है रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ आदि। अगला है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन C का है। नींबू, फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फल यह सब इसके सोर्स हैं। अंतरकोशीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स, दांतों के डेंटिन का निर्माण ये इसके कार्यकी का प्रभाव है। और स्कर्वी रोग जो भी हमने बताया था आपको, वास्को डी गामा जब आए थे तो उनके साथियों को भी हुआ था। स्कर्वी रोग इसकी कमी का प्रभाव है, ठीक है। अब जो विटामिन की टेबल में है, वसा में घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, इससे पहले हम लोगों ने 9 तरीके के वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा। अब 10th है विटामिन A, रेटिनॉल। इसकी जो स्रोत हैं कैरोटीन रंगाओं से जिगर व आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाओं में निर्माण, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल आदि इसके सोर्स हैं, ठीक है। इसकी जो कार्यकी का प्रभाव है दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या रोग हो सकता है, इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का शल्की भवन या रतौंधी या कुंठित वृद्धि हो सकती है। अगला है विटामिन D यानी कि कैल्सीफेरॉल। मक्खन, मछली का तेल, जिगर, गुर्दा, अंडे, त्वचा और यीस्ट में और सूर्य प्रकाश में संश्लेषण से इसके सोर्स हैं, हम इसको ले सकते हैं। कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय, हड्डियाँ और दांतों की वृद्धि इसका कार्यकी का प्रभाव है। और सूखा रोग और ऑस्ट्रियोमैलेशिया इसकी डेफिशिएंसी है, अगर विटामिन D की कमी होने पे ये बीमारियां होती हैं। अगला है विटामिन E या टोकोफेरॉल। तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन आदि इसके सोर्स हैं। कोशिका की सुरक्षा, जननिक एपिथेलिमी की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता इसके कार्यकी का प्रभाव है। जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं इसकी डेफिशिएंसी से। अगला और लास्ट है विटामिन K
यानी कि नैप्थोक्विनोन। हरी पत्तियाँ, अंडा, जिगर, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया आदि इसके सोर्स हैं। जिगर में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चोट पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्त स्त्राव हो जाता है, ये इसकी कमी का प्रभाव है। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, भोजन के रासायनिक संघटक खत्म होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के संग अगली वीडियो में मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए। फूड टेक्नोलॉजी के चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।